हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं मैंने इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाया जिससे आप इसको गो थ्रू करके एक बार आपका चैप्टर का रिविजन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज में दिखाऊंगी आप इसमें नोट कीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है और कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप इसे स्ट्रैटेजिकली सोचेंगे तो आपका प्रिपरेशन जो है वो और बेटर हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट अस बिगिन विद द एमसीक्यूज। So the first question that we have over here is what state in India is renowned for having one of the largest reserves of untapped iron ore? ठीक है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरला। Now, although this is not a proper political science question, but it is a fact which has been given in your NCERT, तभी हम इसको as a question लेके चल रहे हैं कि ये possibly आ सकता है। And the correct answer for this is उड़ीसा। ठीक है, चैप्टर जैसे ही हम लोगों का शुरू होता है हम लोगों को इस केस स्टडी से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है एंड वहां पे ये मेंशन होता है फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द प्राइमरी कंसर्न्स raised by different stakeholders regarding the utilization of iron ore resources in the state? कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? उड़ीसा की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड जॉब क्रिएशन, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड environmental pollution, government regulation and industry standards, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, प्राइमरी कंसर्न्स की बात हो रही है यहाँ पे। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कह रहे थे कि इवन दो दिस इज अ वेरी लार्ज स्केल आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, बट इट माइट हैम्पर लाइक द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ओवर देयर। तो हम लोग वहां पे डिस्प्लेस हो जाएंगे एंड काफी ज्यादा एनवायरमेंट में भी डिग्रेडेशन होगा, एंड दैट इज व्हाई दीज वर द टू प्राइमरी कंसर्न्स दैट दे हैड। How are the left and the right typically characterized in political discourse and particularly in economic policies? ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे क्या आ गया, बट आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे कि लेफ्ट विंग जो होती है एंड राइट विंग जो होती है ये कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। लेफ्ट आपका एडवोकेट करता है एक फ्री मार्केट के लिए, वेराज राइट आपका जो होता है वो इंटरवेंशन के लिए कहता है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। लेफ्ट प्रमोट्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू सपोर्ट द डिसएडवांटेज्ड while the right advocates for free market principle. The left supports government policies for economic progress, while the right focuses on social welfare programs. The right support policies for the poor, while the left prioritizes free market competition. Easy question है, एक बार आराम से सोचिएगा इसके बारे में। And the correct answer for this is that the left promotes आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू सपोर्ट जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज होती है, एंड जो राइट होता है वो एडवोकेट करते हैं कि फ्री मार्केट होना चाहिए, नॉट द अदर वे राउंड जो बाकी ऑप्शंस में लिखा था। हाउ इज द टर्म डेवलपमेंट कॉमनली एसोसिएटेड? ठीक है, डेवलपमेंट इज ऑफन लिंक्ड टू ट्रेडिशनल वैल्यूज। डेवलपमेंट इज टिपिकली viewed as achieving modernization which is akin to western industrialized nations. Development is primarily understood as preserving cultural heritage. Development is frequently seen as maintaining self-sufficiency and resisting external influence. Again, a very obvious question, बस बहुत ज्यादा इसमें words लिख रखे हैं तो आप शायद से confuse हो जाओ, but काफी obvious answer है इसका. And the correct answer for this is development is typically viewed as modernization. ठीक है, जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज नेशंस जो कर रहे हैं वो डेवलपमेंट देखा जाता है, एंड दैट हैज बीन सीन एज योर जो आपका फ्रेमवर्क होता है अबाउट दिस इज हाउ डेवलपमेंट शुड बी। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तीनों चीजों को मिला के हम लोग अपना डेवलपमेंट ला सकते हैं इंडिया में। सिर्फ किसी एक पे फोकस करके डेवलप नहीं करेगा, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट। व्हाट कॉन्सेप्ट्स आर ऑफन लिंक्ड विद मॉडर्नाइजेशन? ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस, साइंटिफिक रैशनैलिटी, हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, रूरल लाइफस्टाइल एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है, and the correct answer for this is growth, material progress and scientific rationality.
ठीक है, आपके एनसीईआरटी में आप जब को मॉडर्नाइजेशन डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे इन तीनों वर्ड्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट इज लिंक्ड टू मॉडर्नाइजेशन एज अ कन्वेंशनल आइडिया, या फिर ये जो ज्यादातर लोग जो समझते हैं मॉडर्नाइजेशन को वो इस लेंस से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रपोजल drafted by a section of big industrialists in 1944 for the setting up of a planned economy in India। ठीक है, तो यहाँ पे 1944 की बात हो रही है, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, कौन सा उन्होंने एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया था? दिल्ली प्लान, कैलकाटा प्लान, बॉम्बे प्लान या फिर मद्रास प्लान? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बॉम्बे प्लान। ठीक है, ये जो उन लोगों ने प्रपोजल ड्राफ्ट किया था दैट इज आपका 1944 का, उसका नाम इज बॉम्बे प्लान। What was the significant aspect of the Bombay Plan regarding the role of the state in economic matters? The plan advocated for minimal state intervention. The plan emphasized privatization of industries. The plan proposed that the state should take major initiatives in industry and economic investments. The plan recommended that economic investment should be solely managed by multinational corporations। ठीक है, एक बार आराम से सोचिए कि बॉम्बे प्लान का मेन इनिशिएटिव क्या था, क्यों उसको लिया गया था। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, कि जो प्लान था वो प्रपोज किया कि जो स्टेट होता है उसको मेजर इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे अपने बलबूते पे, जिससे वो इंडस्ट्रियल सेटिंग को ज्यादा लुक्रेटिव बना सके फॉर इन्वेस्टमेंट्स एक तरीके से। सो यहाँ पे इवन दो दीज वर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड यूजुअली देखा जाता है कि स्टेट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट की ज्यादा बनती नहीं है, बट यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि नहीं, स्टेट को ओनरशिप लेना चाहिए बिकॉज इंडिया अभी डेवलप ही हो रहा था एंड इंडस्ट्रियलिस्ट अकेले इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैड टू बी इन्वॉल्व। What role did the Planning Commission play in India soon after the independence? It primarily focused on foreign policy decisions. It was responsible for overseeing military operations. It became the central authority for determining India's development path. It mainly handled cultural and artistic affairs. And the correct answer for this question is that it became a central authority for determining कि इंडिया का डेवलपमेंटल पाथ जो होगा, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम अपनाएंगे, वो exactly क्या होगा, that is what the Planning Commission of India was doing. What approach did the Planning Commission of India adopt which was similar to that of the USSR? ऐसी क्या सिमिलैरिटी थी इंडिया के प्लानिंग कमीशन में एंड यूएसएसआर की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी में? एनुअल बजट, 10-year डेवलपमेंट प्लान्स, 5-year plans या फिर rolling developmental schemes? And the correct answer for this question is 5-year plans. तो ये जो 5-year plan का हमारा system था, this is something that we adopted from the USSR. How is the budget of the central and state government in India typically divided? ठीक है, into 3 parts, long term, medium and short term, into 2 parts, operational, strategic, into 2 parts, routine budget, priority budget, या फिर into 2 part, non-plan budget and plan budget? Again, easy question है, सोचिएगा इसके बारे में। And the correct answer for this question is it's divided into non-plan and plan budgeting जो हमारा होता है। Now the chairman of the National Developmental Council of India is the president, the prime minister, the finance minister या फिर the cultural minister? And the correct answer for this question is the prime minister. हमारे जो prime minister होते हैं, he is the chairman of the National Developmental Council that we have. In which month and year was the draft of the first 5-year plan released in India, generating excitement in the country? December 1951, March 1950, June 1947, September of 1952? And the correct answer for this is December of 1951. एक बहुत ही ज्यादा important हमारे यहाँ पे डेट आ जाती है, इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। सो अगेन अगर हम लोग देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट एंड यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस वेरी वेल। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया? टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, टू परपेचुएट द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, to modernize agricultural sector, to uplift the economy out of poverty? And the correct answer for this
is to uplift the economy out of poverty. हम यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मेजर्स नहीं देख रहे थे, हम परपेचुएट तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे पॉवर्टी को, एंड मॉडर्नाइजेशन आपका जरूर चल रहा था, बट द मेन फोकस हमारा जो था वॉज कि हम यहाँ पे पॉवर्टी से इंडिया को बचाएंगे। इतना जो पॉवर्टी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी उस टाइम पे, उधर से इंडिया को निकालना था, डेवलपमेंटल पाथ पे ले जाना था। What was K.N. Raj's argument regarding the pace of development in India during the initial years? That India should prioritize rapid development to catch up with the other nations. India should proceed cautiously in its developmental efforts to avoid endangering the democracy. India should focus on social reforms rather than focusing on economic development. India should emulate the developmental strategies of Western nations. Emulate का मतलब copy करना, उससे सीखना. And the correct answer for this question is B, that India should proceed cautiously with जो भी developmental efforts वो ले रही है. Why? Because India का जो developmental path है, that might cause an endangerment to our democracy. What did the first 5-year plan identify as the principal obstacle to the agricultural growth in India? A, lack of technological advancements. B, insufficient irrigation infrastructure. C, inadequate government support. D, pattern of land distribution. Principal आपका obstacle यहाँ पे agricultural growth के लिए. And the correct answer is pattern of land distribution. So although these might be true, the main principal obstacle जो आपका उस टाइम पे, जैसे ही इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाया, ठीक है, उस टाइम पे अगर हम प्राइमरी ऑब्स्टिकल देखें तो दैट वाज द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड. ठीक है, तो इवन दो हाँ आपके ऊपर के पॉइंट सही हैं कि आपका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट जो मेन रीजन हम अगर देखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल की बात कर रहे हैं एज इन द प्राइमरी ऑब्स्टिकल, and that was the pattern of land distribution. What was one of the basic aims of the planners of the first 5-year plan? To encourage excessive spending among the populace, to reduce the level of national income, to raise the level of national income through increased saving, to discourage saving and promote consumerism. Easy question. अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो you will be able to answer this. And the correct answer for this question is to raise the level of national income without through increasing of your savings. ठीक है, सेविंग्स बढ़ानी है लोगों के लिए जिससे हमारा नेशनल इनकम भी ऊपर जाए. एंड दैट वाज योर प्राइमरली एक एम हम मान सकते हैं जो फर्स्ट 5-year प्लान था. नाउ व्हाई वाज इट चैलेंजिंग फॉर द प्लानर्स टू पुश अप द सेविंग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान? तो उन्होंने एम तो बना लिया, बट ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे? Because the total capital stock of the country was high compared to the total number of employable people. Because the total capital stock in the country was rather low compared to the total number of employable people. Because the government discouraged savings. Because the total number of employable people was low. ठीक है, think about this. थोड़ा सा difficult question है ये, थोड़ा सा difficult question में आ जाएगा. And the correct answer for this, because the total capital stock in the country was rather low as compared to the total number of employable people. ठीक है, जितने लोग एम्प्लॉय हो सकते थे उनके कंपैरिजन में जितना हमारे पास स्टॉक था वो कम था. ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं हम लोगों के, तो उनके कंपैरिजन में इधर हम लोगों के लिए कम पड़ जाता है. Now what was the focus of the second 5-year plan? Agriculture, service sector, heavy industries या फिर IT सेक्टर? एंड इसका करेक्ट आंसर इज हेवी इंडस्ट्रीज. ठीक है, जहां पे फर्स्ट 5-year प्लान आपका कह रहा था कि हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, कॉशियसली बढ़ेंगे, आपका सेकंड 5-year प्लान जो था वो रैपिड मूवमेंट के टुवर्ड्स बढ़ रहा था कि हमको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, हमको अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा. Who led the team of economists and planners who drafted the second 5-year plan? नेहरू जी, महालानोबिस जी, के.एन. राज जी या फिर मोरारजी देसाई जी? And the correct answer for this is P.C. Mahalanobis. ठीक है, so he was the one जिन्होंने second 5-year plan के architect हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं. What significant resolution did the Congress party pass
at its session held at the Avadi session जिसको कहते हैं, before finalizing the second 5-year plan. It declared its support for a capitalist economy. It declared its goal of achieving a socialist pattern of society. It advocated for a return of traditional values. It emphasized the importance of free market principles. ठीक है? Think about this. And the correct answer for this question is that it declared its goal of achieving a socialist pattern at the society. ठीक है, तो अवादी सेशन से जो कांग्रेस है वो अपना सोशलिज्म का जो स्टैंड है उसको ज्यादा फर्म बनाना स्टार्ट करती है. अब अवादी सेशन किस ईयर में हुआ था वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. नाउ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान, which sectors were primarily developed in the public sector due to the growth of savings and investment? Agriculture and textile, banking and finance, electricity, railways, steel, machinery and communication, retail and consumer goods industries. ठीक है, तो ये सेक्टर्स कौन कौन से आपके पब्लिक सेक्टर में ग्रो हो रहे थे. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरी, कम्युनिकेशन. ठीक है, ऑल ऑफ दीज वर नाउ योर इन अ डेवलपमेंटल मोड बाय द पब्लिक सेक्टर के अंडर आके. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इज द वन जो इन लोगों को देख रहा है, ओवरव्यू कर रहा है. नाउ व्हेन वाज द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाउंडेड? ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी आपको थॉरली रीड करना पड़ेगा फॉर बीइंग एबल टू आंसर दिस, बट इफ यू आर एबल टू आंसर दिस देन कुडोस. सो क्वेश्चन है आपका कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट था जो है वो कब फाउंड किया गया था? 1931 में, 1947 में, 1952 में या फिर 1965 में? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1931. ठीक है, 1931 में जो हमारा ISI है उसको फाउंड किया जाता है. PC Mahalanobis जी. The state which has achieved near total literacy in India is dash. कौन सी स्टेट ने नियर टोटल लिटरेसी अचीव कर ली है इंडिया में? A केरला, B तमिलनाडु, C आंध्र प्रदेश, D मणिपुर. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज केरला. ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था. वी हैव बीन रीडिंग अबाउट दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ. तो केरला इज द स्टेट जिसने नियर टोटल लिटरेसी को अचीव कर लिया है. ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द केरला गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव? अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज टाइम पीरियड स्पेसिफिक क्वेश्चन है. नाउ 1975 से 1980, 1987 से लेकर 1991, 1995 से 2000 या फिर 2005 से लेकर 2010. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1987 से लेकर 1991 के बीच में केरला गवर्नमेंट ने न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च किया गया था. What alternative blueprint did Gandhian economists like J.C. Kumarappa ji propose? ठीक है, यहाँ पे हमें चीजों का ध्यान देना है. क्या गांधीयन इकोनॉमिस्ट? अगर जेसी कुमारप्पा जी के बारे में कोई क्वेश्चन आता है then this is how we will be describing him, that he is a Gandhian economist. and उनकी proposed जो alternative blueprint है वो कौन सी है वो हम अभी आंसर करेंगे. Urbanization and modernization, privatization and globalization, rural industrialization, centralization and industrial expansion. ठीक है, 4 ऑप्शंस है आपके पास. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है आप अर्बनाइजेशन वगैरह पे तो फोकस कर रहे हो, हैवी इंडस्ट्रीज पे भी फोकस कर रहे हो, बट आई थिंक वी शुड वर्क ऑन अ मोर ग्रास रूट लेवल बिकॉज ग्रास रूट में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. एंड दैट इज व्हाई ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. व्हिच पॉलिटिकल लीडर फोर्सफुली एडवोकेटेड फॉर कीपिंग एग्रीकल्चर एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया? फोर्सफुली मतलब फोर्स के साथ है यहाँ पे. ठीक है, मतलब कि पूरे बलबूते के साथ. नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी या फिर मोरारजी देसाई जी? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चौधरी चरण सिंह जी. ठीक है, सो ये काफी ज्यादा इन्होंने एडवोकेट किया था फॉर कीपिंग एग्रीकल्चर एट द सेंटर ऑफ हमारा जो पूरा इंडिया का प्लानिंग चल रहा था उस टाइम पे. व्हाट वाज द अप्रोच टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? प्राइवेटाइजेशन चाहते थे हर सेक्टर का, स्टेट कंट्रोल पूरी तरीके से चाहते थे, state control over key heavy industries with private ownership in other sectors, या फिर complete privatization of heavy industries? 4 options है, easy question. And the correct answer is state control over key industries with private ownership in other sectors. जो important industries है, ठीक है, रेलवे हो गया,
आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील हो गया। सो इन सब चीजों में उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट देखेगी, पब्लिक सेक्टर देखेगी, बाकी जो चीजें हैं ठीक है वो आपका प्राइवेट ओनरशिप के थ्रू भी आ सकता है। व्हाट इम्पैक्ट डिड द स्टेट्स पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स हैव ऑन द प्राइवेट सेक्टर? तो स्टेट की जो पॉलिसी थी इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, अर्लियर टाइम पे जब इंडिपेंडेंस हमारा वो हुआ था बिफोर 1991, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते थे इंपोर्ट्स पे, सो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था उसका? इट इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट एंड मेक देम चीपर। इंसेंटिवाइज मतलब कोई एक वो देना, एक रीजन देना, ठीक है कि अच्छा इस चीज की वजह से मैं ऐसा करूंगा। It encouraged the private sector to increase imports for competition. It discouraged the private sector for improving their products due to lack of competition. It led to the privatization of key industries. ठीक है, अगेन 4 ऑप्शंस है हमारे पास। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट वी विल थिंक अबाउट दिस आराम से। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इट डिस्करेज्ड द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम इम्प्रूविंग देयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बिकॉज कोई कंपटीशन ही नहीं था। ठीक है, जब हमारे पास बाहर से कंट्री से प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो हमारे जो खुद के प्रोडक्ट्स है वही बेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे मार्केट में, राइट? सो बिकॉज कोई कंपटीशन नहीं था तो वो अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे ज्यादा फोकस नहीं डाल रहे थे, एंड दैट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट जो उन पे पड़ रहा था। How did the state intervene with the economy during this period? The state intervened extensively in all sectors to maximize the profits. The state intervened only in areas where the private sector was unwilling to invest. The state refrained from intervening in any sector at all. The state controlled all sectors of the economy, leaving no room for private sector involvement. Again, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वर्ड्स देख के लग रहा होगा कि कितने ज्यादा वर्ड्स हैं, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, बट थिंक अबाउट इट, इट्स अ इजी क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सोचिए इसके बारे में। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is that the state intervened only in areas जहाँ पे private sector was unwilling to invest. Unwilling क्यों? क्योंकि वो ready नहीं था. So in all those areas where the private sector was not ready to invest, was not, they did not have enough resources to invest in, वहाँ पे state ने invest किया अपने तरफ से. What was the impact of laws aimed at limiting the amount of agricultural land one person could own in early days of the independence? ठीक है, ये जो laws हम ला रहे थे, land reforms ला रहे थे, इनका क्या impact पड़ा था? They effectively prevented individuals from owning excessive agricultural land. They were easily evaded by individuals with excess land. They led to increased government control over agricultural land. They encouraged land distribution among small-scale farmers. And the correct answer for this question is कि these were easily evaded with individuals जिनके पास ज्यादा land थी। ठीक है, तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स हम ला जरूर रहे थे, बट अगर ऑन ग्राउंड जाते तो बहुत सारी ऐसी लैंड थी जहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को ही नहीं मिला, एंड जिनके पास लैंड थी वो इनको एवेड कर देते थे। ठीक है, इससे दूर भागते थे, अवॉइड कर लेते थे एक तरीके से। नाउ व्हाट वाज द ट्रेंड इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 1940s एंड 1950s कंपेयर टू द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? ठीक है, तो यहाँ पे दो रेट्स पूछे जा रहे हैं, एक फूड का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन रेट है, एंड देन देयर इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इनके बीच का कंपैरिजन पूछा जा रहा है। ए कह रहा है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन ग्रोथ एक्सीडेड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ग्रोथ क्लोजली मैच द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ग्रोथ barely stayed above the population growth rate, food grain production growth outpaced the population growth rate. कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट आपको अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। स्लाइटली कंफ्यूजिंग दो। एंड द करेक्ट आंसर इज कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो बैडली स्टे कर पा रहा था अबव द लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बिकॉज हमें चाहिए कि हमारा फूड ग्रेन जो है वो एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर रहे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। यहाँ पे बैडली वो रह पा रहा था, अगर थोड़ा सा भी कम पड़ जाता तो हमारे पॉपुलेशन के लिए जितना खाना होता है वो कम पड़ जाता। ठीक है, एंड दैट इज वाई हमारा यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहा था। When did the severe droughts occur in many parts of India? Again, timeline specific question है, you might get this wrong, but I hope that you get it right. Between 1940 and 1942, between 1950 and 1952, between 1965 and 1967, between 1975 and 1977.
And the correct answer for this question is between 1965 and 1967. इस क्वेश्चन में जो ये है इसको रट लीजिएगा, ठीक है. During the food shortage, how many districts in Bihar produce less than half of their normal output? 5 districts, 7 districts, 9 districts या फिर 11 districts? Again, very factual question. अगर आपने ढंग से पढ़ा है NCERT, you will be able to answer this. And the correct answer for this question is 9 districts. ठीक है, ऐसे 9 ऐसे आपके districts थे जहां पे less than आपका half of the normal production होता है वो देखने को मिल रहा था. इतना ज्यादा severe crisis हमें देखने को मिल रहा था, especially in Bihar. Now, during the food shortage, what was the estimated calorie intake per capita per day in many regions of the state? ठीक है, एस्टिमेटेड कैलोरी इनटेक आपका पर इंडिविजुअल हर दिन के लिए पर कैपिटा पर डे आपका कितना था? ओके, एस्टिमेटेड 1500, 1800, 2000 या फिर 1200. एंड द करेक्ट आंसर इज 1200. ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंटली लेस. ठीक है, इतना कम नहीं होना चाहिए, बट दिस वाज द कैलोरी इनटेक जो हमको देखने को मिल रहा था बिकॉज फूड शॉर्टेज हो रखा था. एंड दैट इज वाई मतलब काफी सीवियर पोजीशन पे हम लोग थे. कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कितना कैलोरी इनटेक होना चाहिए एंड कितना कैलोरी इनटेक हमको पहले देखने को मिलता था. सो नॉर्मल आउटपुट क्या था एंड कितना कैलोरी इनटेक होना चाहिए, ये दोनों आपकी वैल्यूज आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई थी. प्लीज जो कमेंट बिलो एंड वी विल सी कि कौन कौन आपका ये सही ला पाता है. Now, what was the percentage increase in the death rate in Bihar in 1967 compared to the following year? मतलब कि लास्ट ईयर से 1967 में कितना परसेंटेज इंक्रीज का डेथ देखने को मिला था? 24%, 34%, 44% या फिर 54%? And the correct answer for this question is 34%. 34% इंक्रीज देखने को मिला था when it comes to death rate. Why were wheat and rice prices in Bihar significantly higher compared to more prosperous Punjab? ठीक है, बिहार में इतने ज्यादा हाई प्राइसेस क्यों थे जबकि पंजाब जहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज हैं वहां पे प्राइसेस आपके सिग्निफिकेंटली लो थे बिहार के कंपैरिजन में? ए, क्योंकि गवर्नमेंट जोनिंग पॉलिसीज प्रोहिबिटेड फूड ट्रेड अक्रॉस स्टेट्स. बी, ड्यू टू हायर डिमांड फॉर फूड इन बिहार. सी, ड्यू टू लोअर प्रोडक्शन ऑफ wheat and rice in Bihar. D, due to lack of infrastructure for food distribution in Bihar. ठीक है, conceptual question है. Let's see आप में से किस किस को ये याद है. And the correct answer for this question is A, कि due to government zoning policies जो prohibit कर देती थी आपके food trade को across the state. Why did the government have to import wheat and accept foreign aid mainly from the United States? Because India में surplus था wheat production का, due to government subsidies for wheat farmers, due to a shortage of wheat production in India, due to government policies जो restrict कर रही थी wheat के imports को. An easy question, and the correct answer for this is due to the shortage of wheat production. Obviously, because shortage होगा wheat production का तभी तो हमको import करना पड़ेगा बाहर से, है ना, तभी तो हमको foreign aid चाहिए होगी. और foreign aid mainly कहाँ से आ रही थी? United States पे. तो हम लोग काफी heavily dependent थे. What change in strategy did the government adopt for agriculture to ensure food sufficiency? It focused on providing more support to areas and farmers जो पीछे lag कर रहे थे. It diverted resources to areas with irrigation and well-off farmers. It encouraged sustainable farming practices across all regions. It implemented strict regulations on agricultural exports. And the correct answer for this is that it diverted resources जो आपके थे टू रीजन्स जहां पे वेल ऑफ फार्मर्स थे. ठीक है, तो इससे पहले स्ट्रैटेजी थी कि हम लोग जहां पे कम रिसोर्सेज है उधर दें. ठीक है, बट देन दे डिसाइडेड कि नहीं, जहां पे ऑलरेडी काफी हमारे वेल ऑफ फार्मर्स है उनको देते हैं, वहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं सो दैट इट बेनिफिट्स द एंटायर कंट्री. व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रिड्यूस पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेस. Moderate agricultural growth, increased food availability, but increased polarization between classes. Significant agricultural growth and reduced food availability. Moderate agricultural growth and reduced polarization between classes. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन बट आसान है अगर देखा जाए तो. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मॉडरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ देखने को मिला
फूड अवेलेबिलिटी काफी इंक्रीज हो गई, एंड आपका जो पोलराइजेशन था बिटवीन क्लासेस वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब कि आपने जब जो बहुत रिच हैं ऑलरेडी, अगर उनको आपने और पैसे दे दिए तो और ज्यादा रिच हो जाएंगे वो, ठीक है, और ज्यादा प्रॉस्पेरस फार्मर्स बन जाएंगे। सो एक तरीके से डिफरेंस बढ़ जाता है, एंड पोलराइजेशन इसको कहते हैं, एंड दिस लेड टू द introduction of the middle class in Indian society. Who is known as the milkman of India and played a pivotal role in the establishment of the Gujarat Cooperative Milk and Marketing Federations Limited, जिसने अमूल को लॉन्च किया। सो आपके चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, ए सी सुब्रमण्यम, बी के एन राज, सी वर्गीस कुरियन, डी एम एस स्वामीनाथन। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी वर्गीस कुरियन। ठीक है, सो ही वाज द पर्सन जिनको आपका मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एंड अमूल के पीछे जो ब्रेन थे वो ये थे। What is the white revolution in India associated with? Green revolution हमें पता है, white revolution किस चीज के बारे में है? अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में है, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के बारे में है, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स, या फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स। इजी क्वेश्चन। योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव। डेयरी का मतलब क्या होता है? दूध रिलेटेड। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑपरेशन फ्लड, और रूरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था 1970 में। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, 1970 ऑपरेशन फ्लड। टू प्रमोट एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स, टू फैसिलिटेट अर्बनाइजेशन इन रूरल इंडिया, to encourage industrial development in rural areas. And the correct answer for this is to establish cooperatives of milk producers. ठीक है, तभी इसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, बिकॉज मिल्क प्रोड्यूसर्स के रिलेटेड है ये, एंड दिस वाज उसका मेन जो प्राइमरी एम था। What characterized the period of 1967 onwards in terms of government policies towards the private industry? हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, introduction of incentives for private industry, imposition of new restriction on private industry, या फिर promotion of privatization efforts. And the correct answer is imposition of new restrictions on private industries. ठीक है, नए नए restrictions आने लग जाते हैं, and this is till 1991 जब काफी ज्यादा rapidly हमारे LPG reforms आते हैं। How many private banks were nationalized during that period? ठीक है, 69 वगैरह उस पीरियड में कितने सारे आपके जो प्राइवेट बैंक थे वो नेशनलाइज थे? फैक्चुअल क्वेश्चन, आई होप यू गेट दिस राइट। 12, 14, 16 या फिर 18? एंड द करेक्ट आंसर इज 14 प्राइवेट बैंक्स जो थे आपके उनको नेशनलाइज किया गया था। What was the average annual growth rate of the Indian economy between 1950 and 1980? डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई होप यू गेट दिस राइट। 2 से लेके 2.5%, 3 से लेके 3.5%, 4 से लेके 4.5%, 5 से लेके 5.5%। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 से लेके 3.5%। दिस वाज योर एवरेज ग्रोथ रेट जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का था बिटवीन दीज ईयर्स। ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंटली लो, बट ऑल्सो बिकॉज इंडिया उस टाइम पे बढ़ रही थी। अब हम थोड़े से असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। असर्शन आपका यहाँ पे कह रहा है कि अ सीवियर फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन लाइक कंडीशंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री अकर्ड बिटवीन 1955 एंड 1957। रीजन आपका है बिटवीन 1955 and 1957 severe droughts occurred in many parts of the country. This was also the period when the country faced 2 wars and foreign exchange crisis. ये आपका क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके हमेशा सेम रहते हैं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, assertion is false but reason is true. आई नो आप में से काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, बट द जो ईयर्स हैं ये गलत है। 1955 से 1957 नहीं था, 1965 से 1967 था। ठीक है, तो अगर वो 65 या 67 होता देन आपका आंसर सही होता, देन आपका ए आंसर होता, बट बिकॉज यहाँ पे मैंने ईयर्स को चेंज करके आपको क्वेश्चन दिया है, दैट इज वाई यहाँ पे 1955-57 आपका डी इज द करेक्ट आंसर। लैंड रिफॉर्म्स did not take place effectively in most parts of the country. Reason, political power remained in the hand of the land owning classes. अब यहाँ पे both assertion reason are true, reason is the correct explanation, both true है, explanation नहीं है, true है, false है, true है।
क्या होगा इसका आंसर? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए। ठीक है, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ, बिकॉज पॉलिटिकल पावर्स जो थी वो आपकी लैंड ओनिंग क्लासेस के पास ही थी, तभी हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवली ये जो लैंड रिफॉर्म्स है इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था थ्रू आउट द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसकी इन इंडिया प्लानिंग वाज कंसीव्ड एज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ 5 year प्लान वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम द यूएसएसआर। अब आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे एंड आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। एंड योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, कि दोनों असर्शन रीजन ट्रू हैं बट वो एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज हाँ, यहाँ पे हम बात तो जरूर कर रहे हैं कि ठीक है, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे डेवलपमेंट के लिए, बट इज दिस वाई हम लोगों ने 5 year प्लान दिया कि 5 year प्लान इसलिए आया? सो दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट हमारे आइडियोलॉजीज, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, टू डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं, इवन दो इट्स इन द सेम ब्रैकेट ऑफ प्लानिंग, एंड दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी कमिंग इन बी। ठीक है, एज अ बी आपका ये आंसर आएगा। So that is it for today. I hope you liked all the questions. Please do share आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। ठीक है, and अगर आपके गलत भी हो जाते हैं then that's completely fine. We will try to improve as in when we go about this. So that is it from my end. I hope आपने यहाँ पे काफी सीखा आज from this. Please do like this video. इससे हमें पता लगता है कि आप पूरी videos देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है. And please do share this video with your friends as well. Thank you so much for watching and comment down below if you have any doubts. All the best for your examination.